नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। मैंने अभी इतना तगड़ा डायलॉग मारा था ना कि अगर तुम सुनते तो हो सकता है आप लेवल बन जाता आपका, बट आप नहीं सुन पाए। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है और छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें अक्सर हो जाती हैं। कमेंट के साइज और बढ़ा लो, छोटा है कमेंट। और अभी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, इतना ठीक है। चलिए, मन की बात मैंने कह दी थी भाई, स्टार्ट करते हैं चीजों को। क्वेश्चन रखा है इन बातों में तो स्टार्ट करिए। सर मैं आपको बता दूं, मैं 30 दिनों के अंदर आपको 30 तगड़े तगड़े टॉपिक कराने वाला हूं। मतलब 30 डेज 30 टॉपिक का कॉन्सेप्ट है अपना। 30 डेज के अंदर मैं आपको कंप्लीट बेस्ट टॉपिक्स कराने वाला हूं। कंप्लीट बेस्ट टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं। कंप्लीट बेस्ट टॉपिक्स की चर्चा यहां पर करने वाला हूं। कंप्लीट बेस्ट टॉपिक्स की चर्चा मैं आपके लिए करने वाला हूं। बहुत बड़े लेवल पे क्वेश्चंस की चीजों को यहां पर करवाया जाएगा। और मैं अगर बताऊं तो यह क्लास आपकी यूपी पुलिस के लिए एंड यूपी एसआई के लिए, दोनों के लिए ही यह क्लास आपकी बहुत जरूरी है। अब यहीं पर समझने का प्रयत्न करना वत्स कि आप लोगों के लिए चीजों को बहुत अच्छे स्तर पर रखा जा रहा है। आप लोगों के लिए चीजों को बहुत अच्छे स्तर पर रखा जा रहा है, तो समझने का प्रयत्न आप लोगों को करना होगा कि सर समझने का प्रयत्न का है। मैं आपको बता दूं 30 डेज यह सीरीज है। आज है डे 9 और आज हमारा जो टॉपिक रखा गया है वो टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है जनगणना। जनगणना, जनगणना का मतलब होता है बच्चे कि सर सेंसस। सेंसस पढ़ा दीजिए सर, माहौल बन जाएगा। उस सेंसस के टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। देखो, आज की स्लाइड प्रिंटेबल है। अगर आप आज की स्लाइड्स का प्रिंट भी लेना चाहोगे तो प्रिंट हो जाएगा। आज प्रिंटेबल स्लाइड्स यूज की गई हैं। प्रिंटेबल स्लाइड्स हैं, मतलब इन स्लाइड्स को आप प्रिंट भी करा सकते हैं अगर चाहते हैं, क्योंकि यार इसमें डेटा बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से मैंने इसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में रखा है। एआई फॉर्मेट आज यूज नहीं किया है, प्रिंटेबल फॉर्मेट यूज किया है। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि भैया आप सभी तैयार हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर चीजें कुछ अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, चलिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जन्म जनगणना के लिए होता है। ठीक है, पूछो उनसे कि क्यों, किस लिए जन्म हुआ है? जनगणना के लिए जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं तो यही मानता हूं कि यार आप वो लोग नहीं है जिनका जन्म जनगणना के लिए हुआ है, आप वो लोग हैं जो देश का निर्माण करेंगे। ठीक, याद रखना। शुरू करते हैं। तो मुझे एक बार थोड़ा सा बताओ कि आपके लिए थियरी कराई जाए या फिर प्रैक्टिस से ही चीजों को शुरू करें? मैं तो दोनों ही चीजों के लिए रेडी हूं। अगर आप कहेंगे थ्योरी करा दीजिए तो मैं थ्योरी भी करा दूंगा, प्रैक्टिस कहेंगे तो प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक है, रउआ दोबारा डायलॉग बोले, बहुत ही जरूरी तरीके से समझत बानी। ये डायलॉग वायलॉग छोड़िए, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। हम शुरुआत करते हैं थियरी को। ठीक है, थियरी से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्लास के अंदर कुंदू उर्फ कुंदा भी क्लास में आए हैं, बंटी उर्फ बबली भी क्लास में आए हैं, तो चलिए हम सीधा थियरी को स्टार्ट करते हैं। देन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे जाएंगे। थियरी जो होगी आपको नोट नहीं करनी है, अगर नोट करना हो तो बाद में कर लेना, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार जो जनगणना है इसके बारे में जो चर्चा है वो कहां कहां कैसे कैसे की जाती है। अगर मैं आपको बताऊं जनगणना का प्रथम उल्लेख जो है, तो इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसका पहला उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसका प्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा। ऋग्वेद, अगर पूछा जाए कि किस वेद में इसका उल्लेख किया गया है तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें किया गया है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। अगर ऋग्वेद के बारे में ही आपसे मैं पूछूं, ठीक है, ऋग्वेद के बारे में ही आपसे पूछूं तो बताइए सर ऋग्वेद जो है इसका उपवेद आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? उपवेद कौन सा देखने को मिल जाएगा? और इसका ब्राह्मण ग्रंथ आपका कौन सा देखने को मिल जाएगा? इसका ब्राह्मण ग्रंथ आपका कौन सा है? तो बताते हैं सर, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है। ऐतरेय है आपका, ऐतरेय। और उपवेद जो आपको देखने को मिल जाएगा इसका वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद आपको देखने को मिल जाएगा इसका उपवेद। प्राचीन काल में जनगणना का उल्लेख रिटन फॉर्मेट में अगर हम बात करते हैं तो वह रोमन एम्पायर में देखने को मिलता है। कैडेस्ट्रल सर्वे होता है जिसके अंदर लोगों की संख्या गिनी गई थी। मुगल काल में अबुल फजल के द्वारा रचित आईने अकबरी में भी इसका डिस्कशन किया गया है। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम 1749 में स्वीडन ने इसको शुरू किया था। स्वीडन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसमें भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इसमें भी आप थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या यहां पर देखने को नहीं मिलती। चीजों को आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में आप फटाफट बताओ। कोई समस्या, कोई दिक्कत? ऐसा तो कुछ नहीं है, बताओ।
PYQ छोटे, बेटा रुक जाओ, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जनगणना का इतिहास है, ये जनगणना का इतिहास हमें इतना पता लग जाता है, इसको आप नोट करते चलें, थोड़ा समझते चलिए, आगे हम पता लगते हैं। लेकिन जनगणना का जो रिटर्न इतिहास है उसकी हम बात करते हैं। सर जी, पहली जनगणना भले ही स्वीडन ने शुरू करी है, लेकिन स्वीडन की जनगणना का क्या था कि आज कर ली, फिर 5-6 साल बाद फिर छोड़ दी, मतलब उनका कोई फिक्स नहीं था, जब मर्जी होती थी तब जनगणना करते थे। बट पहली बार डिकैडिकल जो सेंसस है, पहली बार जो आपकी डिसेंशियल जो सेंसस है, दशकीय जनगणना है, वो अमेरिका ने करी थी 1790 में। आपने वो बहुत फेमस डायलॉग भी सुना होगा, अमेरिका का स्लैश स्लैश, आपने सुना होगा। गालियां थी इस वजह से मैंने नहीं बताया, लेकिन ये न्यूज चैनल पे था भाई, तो मैं कोई बात नहीं, बट याद रखना अमेरिका के अंदर दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई है। दूसरा, इंग्लैंड में जनगणना का शुभारंभ 1801 से लेकर 1800 से लेकर 1801 में हुआ है, क्योंकि भारत पर ब्रिटेन का ही तो कब्जा था, और उसी की वजह से आप यहां पर समझेंगे कि हम यह याद रखना भी जरूरी समझते हैं कि सर जी इसको इंग्लैंड में कब शुरू किया गया। सर 1800 से लेकर 1801 में इसको शुरू किया गया। अब एक पॉइंट आता है कि जनगणना करना क्यों जरूरी है, उद्देश्य क्या होता है जनगणना करने का, उद्देश्य बता दीजिए मार्ट साहब, क्या होता है उद्देश्य जनगणना करने का। सर जनगणना करना क्यों जरूरी है? अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने अपने जन्मदिन पर क्लास में टॉफियां बांटी हैं? अगर तुमने टॉफी बांटी है तो तुम मेरे एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन तुम सिर्फ वही बालक हो जो जन्मदिन के दिन क्लास से गायब होते थे कि कहीं टॉफी ना बांटनी पड़ जाए, तो आप नहीं समझ पाएंगे। देखो, जब जन्मदिन आपका होता था तो आप टीचर्स को 2 टॉफी देते थे, अपने परम मित्र को 2 टॉफी देते थे, बाकी सबको 1-1 टॉफी देते थे। आप घर से पैकेट ही उतना लेकर आते थे जितनी उसमें टॉफियां होती थी, उतने ही बच्चे होते थे। 4 टॉफी फालतू होती थी, एक हो सकने वाली महिला मित्र, एक्सपेक्टेड महिला मित्र को देते थे जो 2 देते थे, एक अपने परम मित्र को, एक टीचर को, और खुद 2 टॉफी दबोच देते, निगल लेते थे 2 टॉफी। होता था। होता ये है कि बच्चे कि जैसे जन्मदिन से पहले आप लोगों को गिनते हो ना कि हाँ भाई इतने लोग हैं, इतनी टॉफी लानी है, तो उससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज आपके पास है उसका सही प्रयोग हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें पता होगी कि लोग कितने हमारे देश में रहते हैं, तो उनके लिए योजनाएं बनाना, उनके लिए संसाधनों का प्रयोग करवा पाना, यह बहुत उचित रह सकता है। ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में आप समझना उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों का सही आकलन, संसाधनों का सही आकलन करने के लिए, सही आकलन करने के लिए, आकलन के लिए, सही आकलन के लिए यह होता था। ठीक है, सही आकलन के लिए यानी करेक्ट एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, करेक्ट एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज की एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन की जा सके, इसलिए यहां पर यह होता था। ठीक है जी हाँ। दूसरा यह होता है कि सर जनगणना करने के उद्देश्य से हमें पता लग जाता है कि सर भारत के अंतर्गत अलग अलग वर्गों के बारे में, सभी भौगोलिक परिस्थितियों का हमें पता लगता है, परिस्थितियों का पता लगता है। और अगला पॉइंट ये होगा, बेहतर आर्थिक नियोजन इससे हो पाता है, बेहतर आर्थिक नियोजन इससे हो पाता है, बेहतर इकोनॉमिक प्लानिंग हो पाती है, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग तगड़ी हो जाती है, नियोजन आपको देखने को मिलता है, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इकोनॉमी प्लानिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, याद रखना। जैसे अपने मोदी जी कहते हैं, बहनों और भाइयों, 125 करोड़ देशवासियों, उनके द्वारा कहा जाता है, तो उन्हें कैसे पता 125 करोड़ देशवासी हैं? क्योंकि हमारी सेंसस हो चुकी है, इसलिए उनको पता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, अब जो चीज मैंने आपको बताई इसको हम इस वाले फॉर्मेट में भी समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि अंतर्गत हम बात करते हैं। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा, टेंशन मतलब अनुपम भाई। ये देखो, अब जैसे आईने अकबरी में पहले मुगल काल में आपने देखा 1595 और 96 के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि सर इसको स्वीडिश जनगणना 1749 में शुरू हुई। फिर हमने देखा अमेरिकी दशकीय जनगणना 1790 में शुरू हुई। फिर हमने देखा अंग्रेजी जनगणना पहली बार 1800 से लेकर 1801 में शुरू हुई। सर पूरा दिमाग में छप गए, मजा आ गया सर। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। इसके आगे भारतीय जनगणना के इतिहास की बात करते हैं। इंग्लैंड की जनगणना राजनीति को अपनाते हुए जेम्स प्रिंसैप
ने इलाहाबाद 1824 और बनारस 1827-28 में जनगणना का आयोजन किया था। जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स को तो आप जानते ही हैं। जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति है जो 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाया था, इसके बारे में आप याद रखेंगे। जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति है जो 1800 के अंतर्गत, मतलब 1837 के अंतर्गत अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाया था। ये वही व्यक्ति है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। आगे हम देखते हैं। देन किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना होती है, वो हेनरी वॉल्टर करता है 1830 में। ढाका वर्तमान में बांग्लादेश में आपको देखने को मिलती है। किसी भारतीय शहर की पूरी जनगणना जो हुई है, पहली बार हुई है, वह आपको देखने को मिलती है, पहली पूर्ण जनगणना हेनरी वॉल्टर के द्वारा होती है 1830 में, ढाका के अंतर्गत होती है। और भारत में पहली गैर तुल्यकालीय अनियमित जनगणना 1872 में मेयो ने शुरू करी थी, मेयो के द्वारा आयोजित हुई थी। यानी भारत की पहली जनगणना है। दिस इज फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। ये डिकेडिकल नहीं है, ठीक है, डिसेंशियल नहीं है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया है ये फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया है। बट भाई साहब ये डिसेंशियल नहीं है। डिसेंशियल का मतलब क्या होता है चीतो? डिसेंशियल का मतलब होता है कि दशकीय आधार पर, कि हर 10 साल के बाद जनगणना होगी, तो वो डिसेंशियल नहीं है ये। ठीक है, याद रखना। ओके, इसको भी याद रखिएगा। नवनीत पाल, बेटा थोड़ी सी देर रुक जा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा पढ़ने लिखने पे भी ध्यान दे ले करो। है ढाका में 1830 में हुई है ना? याद रखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से ही याद रखना। आगे हम बात करते हैं इसके बाद क्या होता है वो समझो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो पहली नियमित तुल्यकालीन जनगणना, मतलब तुल्यकालीन का मतलब होता है सर साइंक्रोनस सेंसस। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि हर 10 साल के बाद जनगणना होती रही। वो रिपन के द्वारा शुरू की गई है। रिपन 1881 में इसको शुरू करता है। रिपन के शासनकाल में इसको शुरू किया गया। सर जी 1872 में पहली किसने करी थी? सर ये लिटन ने की थी। लिटन ट्विकल ट्विकल लिटिल स्टार, तो लिटन के द्वारा की गई थी। लिटन अपना वाइसरॉय था, मेरा जानकार नहीं था लिटन, और रिपन मेरा जानकार था, याद रखना। पहली जनगणना के आयुक्त कौन थे? डब्ल्यूसी प्लाडॉन थे। आपसे पूछा जा सकता है। देखो, जनगणना के अंदर सबसे जरूरी होता है जनगणना आयुक्त। बहुत पूछा जाता है जनगणना आयुक्त के बारे में, तो आप याद रखना डब्ल्यूसी प्लॉडन जो है पर्सन, ये पहली जो जनगणना हमारी हुई है उसके अंदर अध्यक्ष की भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, याद रखना। लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई है, और इसके अंदर अध्यक्ष जो है सर वो श्री M.W.M. यत्स और R.A. गोपालास्वामी। यहां पे मैं 3 नाम आपको बताए हैं। सबसे पहला नाम आपको यहां पर मैंने बताने की कोशिश करी कि भाई जी पहला नाम आपका क्या था? पहला नाम आपको देखने को मिलता है डब्ल्यूसी प्लॉडैन। जो डब्ल्यूसी प्लॉडैन है ये 1872 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, और श्री M.W.M. यत्स और R.A. गोपालास्वामी 1951 में जो जनगणना हुई है उसके अंदर आपको ये मेन पर्सन देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से आप इस वाली चीज को भी समझ पाए होंगे। जनगणना को लेकर पूरी थ्योरी आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि सर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा इसका उल्लेख आपको वहां मिलता है कहां? रोम के साम्राज्य में जो कैडेस्ट्रल आता है, कैडेस्ट्रल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर मिलता है। देन आपको तीसरा पॉइंटर आपको यहां देखने को मिलता है। तीसरे पॉइंटर में आपको यहां पे पता लगता है, जो तीसरा पॉइंटर है हमारा, कि सर यह आईने अकबरी में भी है। चौथा पॉइंटर आपको पता लगता है 1749 ही है, स्पेन से शुरू की गई। पांचवा पॉइंटर पता लगता है कि सर 1800 के अंदर अमेरिका के अंदर भी शुरू होती है, डिसेंशियल यानी अंतराल के गैप पर। और अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड के अंदर 1800 से लेकर 1801 के अंतर्गत होती है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता लगती हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, पर हमें तो चीजें समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं, यही सेम चीज मैंने आपको यहां पर अभी जस्ट रिवाइज करके बताई। लेकिन वर्तमान जनगणना 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना आपको देखने को मिलेगी। जो वर्तमान जनगणना है, जो 2021 के अंतर्गत 2011 में हुई थी, 2011 में हुई थी, जो 2011 में हुई थी मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जनगणना यह सेंसस एडमिनिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और वर्तमान में गृह मंत्रालय है कि अगर मैं चर्चा करता हूं कि इसके मंत्री कौन है, कोई और नहीं बल्कि अमित जी हैं। अमित जी यानी अमित शाह जी देखने को मिल जाएंगे। अमित शाह जी आपको देखने को मिल जाएंगे। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है, और जनगणना का दायित्व आर्टिकल 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। सेंसस इज द टॉपिक ऑफ
सेंट्रलिस्ट। ये किसका टॉपिक है सर? ये संघ सूची का विषय है। इसको लिस्ट 1 के तौर पर भी जाना जाता है, इसी को लिस्ट 1 के तौर पर जानते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो बता दीजिए कि जी सर, दिमाग में एकदम छप के आ चुकी है। आप मान लीजिए कि अब तो हम समझ गए जी सर। अब सर ये मान लो कि अब तो बात बन गई, अब तो समझ गए। ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम जो हमारी जनगणना के लिए आता है वो 1948 में आता है, और 1961 से जनगणना कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के तहत जनगणना विभाग भी अलग से बनाया गया है। जनगणना विभाग सेंसस डिपार्टमेंट 1961 में बना। शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होता है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है। 2011 में आपके कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2022 में श्री महामृत्युंजय कुमार नारायण है, और इन्हीं के द्वारा कहा गया है कि हम 2027 में आंकड़े पेश कर देंगे। आंकड़े मिलेंगे नए, न्यू आपकी जनगणना जो होगी वो 2027 में होगी। अब जो जनगणना का डेटा आएगा वो 2027 में आएगा। ठीक है, जय महेशमती, मिस्टर हर्ष SCA। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगला, अब यहां से जनगणना का डेटा शुरू होता है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक बार ऐसा करना, बिटरेट बढ़ा के 5000 कर दो। आप ये बताओ, यहां डेटा दिखाई दे रहा है आपको? 5 कर दी। क्वालिटी को थोड़ा एनहेंस कर दिया गया है ताकि आपके लिए थोड़ा सा डेटा अच्छे लेवल पे आपके लिए आ सके थोड़ा। तो यहीं पर समझना कि जो जनगणना होती है इसके अंदर कुछ डेटा आपका जरूरी है। जनगणना कब कितनी है, जनगणना कब कितनी आपको देखने को मिलती है? सर जी, सबसे इंपॉर्टेंट जनगणना जो आपको 3 वर्षों की याद रखनी है, 1921 की याद रखना, 1951 की याद रखना, 2001 की याद रखना, और 2011 की याद रखना। बीच की सब भूल जाओ, कोई जरूरी नहीं है, इतनी सी भी जरूरी नहीं है। जो जनगणना जरूरी है बस वो यहीं पर है कि सर 1921 की जो जनगणना थी उसके अंदर टोटल लोग कितने थे? 25 करोड़ 13 लाख। ठीक है, टोटल लोग यहां पर कितने थे? 25 करोड़ 13 लाख लोग आपको यहां देखने को मिले हैं। दूसरा, ये एकमात्र ऐसी ईयर आपको देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत जनगणना यानी जनसंख्या कम होती है। इसी वजह से इसको बोला जाता है द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। इसी को हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। इसी को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्या है कह के जाना जाएगा। विभाजन दिवस कहेंगे इसको, विभाजन दिवस कहेंगे। बहुत बढ़िया। क्यों कहेंगे विभाजन वर्ष? इसको कहेंगे, और उसके पीछे का भी कारण है कि सर पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी जनगणना कम हो गई, जनसंख्या कम हो गई 1921 में। मतलब 31 लाख लोग कम थे। इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि बहुत अधिक लोगों की यहां डेथ हुई है, नई नई एवोल्यूशन चल रहा था, तो ज्यादा यहां मृत्यु दर बढ़ गया था, डेथ रेट बढ़ गया था। इसके पीछे का कारण यह है। यह कारण PCS में पूछा गया था, यूपी के अंतर्गत जो एग्जाम होता है यूपी PSC में पूछा गया था कि इसके पीछे का रीजन क्या था। तो रीजन था प्लेग फैला था। क्या प्लेग 1897 में फैला था, यहां कोई लेना देना नहीं है। रीजन था कि सर हाई डेथ रेट, लोग मर बहुत रहे थे, हाई डेथ रेट, लोग बहुत ज्यादा ही मर रहे थे, इस वजह से मृत्यु दर अधिक था। लेकिन आप यहां ये देखेंगे कि इसके बाद 1951 तक जाते जाते 36 करोड़ 10 लाख लोग जनसंख्या हो गई। सर इतना ज्यादा डेटा तो हम याद ही नहीं रख पाएंगे, आपको रखना ही नहीं है। आप ही रखिए 2001 में डेटा था 102, यानी 102 करोड़ 87 लाख, और 2011 का बिल्कुल मत भूलना 121 करोड़ 8 लाख। 121 करोड़ 8 लाख लोग हैं आपके कहां पर? 2011 में। अगर दोनों के अंतर की बात करूं कि शताब्दी का अंतर कितना है, जैसे 1818 पूछा गया था दिल्ली पुलिस की परीक्षा, DP 2025, दिल्ली पुलिस 2025 का जो पेपर हुआ है, हालांकि चेयरमैन साहब मना करते हैं कि इस तरीके के सवाल बाहर नहीं आने चाहिए, पर अपने खास आदमी जानकारी है, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 1818 का ये जो डेटा है कि डिकैडिकल जो एनहेंसमेंट हुआ है वो 18 करोड़ 18 लाख का हुआ है पिछले 10 वर्ष में, 2001 से लेकर 2011 के बीच में। अगर परसेंटेज की बेसिस पे बात करेंगे वो 17.7 है, तो मुझे मैंने याद रख रखा है 18-18 177, 18-18 177। इसका मतलब क्या? 18-18 177 का मतलब क्या है कि 2001 से लेकर 2011 में जब हम आए तो 18.18 करोड़ लोग जो थे वो ज्यादा हो चुके थे, और वो परसेंटेज में 177 यानी 17.7 ही थे परसेंटेज में। क्योंकि मुझे इतना भी पता है कि 2001 में जनसंख्या जो थी वो 102.87 करोड़ थी। ये भी तो समझो,
इस लेवल पे आप इन दोनों डेटा को याद रखेंगे, पूरा डेटा याद मत कर देना। जैसे कि क्लास के अंदर है, मुझे जो भी याद नहीं होगा वो मैं जय माता दी बोल के लगा आऊंगा, ऐसा अनुपम का कहना। अनुपम अपना खास आदमी है। अनुपम का एक बार तो ये भी था कि इसने ये कहा था कि विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन जो पत्नी आएगी, ठीक है, उसको खाने की जगह जय माता दी के नाम का ही लिख के दे दिया करूंगा। कपड़े पहनने के लिए भी इसने एक बार ये कह दिया था कि नहीं, मैं गांव में नंगा घूमूंगा क्योंकि कपड़े में नहीं पहनना चाहता। अब आप ये सोचेंगे सर ये क्या बात हुई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लॉजिकल नहीं है। तो जो ये लिख रहा है क्या ये लॉजिकल है? ये भी लॉजिकल है भाई। मतलब पढ़ने पे ध्यान लगाएंगे। आगे हम बात करते हैं। ये डेटा थोड़ा सा चाहें तो आप ऐसे पढ़ लें, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो चाहे तो नोट्स से पढ़ लें, या फिर चाहे तो वो ऐसे बार ग्राफ के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। बार ग्राफ के ऊपर भी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम पढ़ इसके हिसाब से बात करते हैं क्या है ये लेवल। सर भारत मुख्य रूप से ग्रामीण देश है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 68.9% जो पॉपुलेशन है वो हमारी गांव में रहती है। बचा हुआ कितना है सर? 71.1%, 71.10% जो लोग हैं, 31.10% जो लोग हैं, 10% लोग हैं, ये अर्बन है। अर्बन गबरू हैं जी, मतलब ये शहरों में रहते हैं। याद रखना, याद रखिएगा, यहां पर चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, भूलना नहीं है किसी भी प्रकार से आपको, ठीक है। और यहीं पर हमें पता लगता है कि 1901 में जनगणना 23.8 करोड़ थी, ये मैं बता चुका हूं। 1951 तक जनगणना 36 करोड़ हो चुकी थी। स्वतंत्रता से पहले 50 वर्षों में जनगणना 12.3 करोड़ वृद्धि हुई थी। 1951 से 2001 तक जनसंख्या में इतने करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसको कहा जाता है कि आपकी समांतर वृद्धि के तौर पर इसको याद रखा जाता है। समांतर यूनिफॉर्म एनहेंसमेंट, समांतर वृद्धि इसको कहा जाता है। यूनिफॉर्म एनहेंसमेंट इसको कहा जाता है। यूनिफॉर्म एनहेंसमेंट इसको कहा जाएगा। एनहेंसमेंट के तौर पर इसको जाना जाता है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। 2001 में जो जनसंख्या है वो 102.87 करोड़ है, मैं बता चुका हूं। 11 में 121.08 करोड़ है, ये भी बता चुका हूं। वर्तमान दशक की वृद्धि 17.7 यानी 177, और वार्षिक जो इसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.64, ठीक है। यानी हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है? 1% पॉपुलेशन बढ़ जाती है। हाँ, ये भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो, भगवान के बिना कुछ नहीं है, मैं खुद भगवान जी का पूरा भरोसा करता हूं। भगवान का नाम लेके ही मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया था। भगवान में तो मैं बहुत मानता हूँ। मेरे हाथों के अंदर, ये आप देखते हैं, मुझे तो ये तक कहते हैं कि उल्टे हाथ में लड़के नहीं पहनते, ये भी कहा जाता है, ठीक है, मैं फिर भी पहन रहा होता हूँ, ठीक है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि जो उल्टे हाथ में पहने जाते हैं वो किसी विशेष कारण से पहने जाते हैं। सीधे हाथ में पहने जाते हैं भगवान को मानने के लिए, इधर भी पहने जाते हैं भगवान को मानने के लिए, लेकिन विशेष कारणों से। आगे हम बात करते हैं। रउआ इसको दनादन नोट कर लीजिए। मैंने बताया कि अकाल और महामारी का फैलाव था जिस वजह से यहां पर मृत्यु दर में वृद्धि हुई और यह कारण हुआ। इसी वजह से इसे महान विभाजन दिवस का वर्ष कहा जाता है। अब जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहां कहां हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार टॉप 5 राज्य या यूटी कौन कौन से हैं? सर, राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जहां पे वृद्धि दर आपको बहुत अधिक हुई है? जैसे दादर और नगर हवेली में 55.88% वृद्धि हुई है, जो अभी लास्ट 2011 के डेटा के अनुसार अगर मैं बात करूं, 2011 का डेटा यहां से शुरू होता है आपका, यहां से 2011 का डेटा शुरू होता है, ठीक है। चलो, तो दादर और नगर हवेली में 55.88 है। दमन और दीव के अंदर 53.76% वृद्धि है, ठीक है। केवल शुरुआत के टॉप 2 याद रखिएगा, टॉप 2 शुरुआत के याद रखिएगा। वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहां पे? दादर और नगर हवेली, मैक्सिमम वृद्धि हुई है 55.88। आगे हम बात करते हैं कि न्यूनतम वृद्धि दर किस राज्य में हुई है। सर, नागालैंड के अंदर वृद्धि हुई है वो नेगेटिव में हुई है, यानी 0.58। तो अगर सवाल आता है कि सर्वाधिक वृद्धि क्या नागालैंड में हुई है, बिल्कुल नहीं हुई, यहां कमी हुई है, इसको वृद्धि में कंसीडर नहीं किया जाएगा। नागालैंड में वृद्धि नहीं होगी, नागालैंड में वृद्धि कंसीडर नहीं होगी, नागालैंड में कमी आई है, नागालैंड में कमी आई है। अगर हम बात करते हैं कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई है, तो आप बताइए। ऑप्शन आता है 2001 से लेकर 2011 के मध्य, 11 के मध्य सबसे कम दशकीय वृद्धि कहां पर है?
सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ है? दशकीय वृद्धि कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने मैं देता हूं 4। जैसे कि पहला आप समझेंगे सर, दैट इज हरियाणा, दूसरा यूपी, तीसरा केरला सर, 100% लिटरेसी सर, और चौथा नागालैंड। तो बताइए सबसे कम जो दशकीय वृद्धि है वह कहां पर हुई है, बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है चलो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा कि सबसे कम लीस्ट इंक्रीज जो आपको देखने को मिला है वह केरल में हुआ है। करेक्ट आंसर केरल होगा, नागालैंड इसका आंसर नहीं हो सकता। नागालैंड इसके अंतर्गत आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर केरल होगा, केरल होगा। सर क्यों नहीं हो सकता, ये भी आप बताइए, क्यों नहीं हो सकता इसके बारे में बताएं। क्योंकि सर यहां पर नागालैंड के अंदर तो नेगेटिव में आपकी वृद्धि हुई है, नागालैंड के अंदर नेगेटिव में वृद्धि हुई है, इसके बारे में याद रखना। नागालैंड में वृद्धि नहीं, कमी हुई है। अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक आंकड़ों की बात करते हैं, जिलों की संख्या कितनी है, उपजिलों की संख्या कितनी है, नगरों की संख्या, वैधानिक नगरों की जनगणना, नगरों की संख्या, ग्रामों की संख्या। छोटी छोटी पॉइंटर्स हैं, इनको आप लिख लेंगे, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, इनको आप जरूर लिख लेंगे। ठीक है चलिए, ठीक है याद रखना। अनुपम को अगर किसी ने कुछ भी कहा तो प्रत्यक्ष तौर पर हम अनुपम की गलती नहीं मानेंगे, अनुपम अपना खास आदमी है। लो जी बात करते हैं, जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उपजिलों की संख्या कितनी है जी? सर 5994 है। कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? देखो अगर हम बात करते 28 स्टेट है, 6 यूटीज देखने को मिलते हैं, 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। नगरों की संख्या कितनी है? 7933 है। वैधानिक यानी लीगल सिटीज की, लीगल जो सिटीज हैं वो 4041, जनगणना नगर 3892, और ग्रामों की संख्या 6.41। विलेजेस कितने? 6.41 विलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है याद रखें, फटाफट बताएं। नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं, लीजिए अगले सवाल की तरफ। यह चीजें हम बता चुके हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। अब यहां पर अवधिकाल जो है आपका, अवधिकाल, अच्छा अवधिकाल वही पूछा जाता है कई बार, आपसे पूछा जा सकता है सेंसस पीरियड कितना है। सेंसस पीरियड आपसे पूछा जा सकता है कि सेंसस पीरियड आपका कितना है, तो आपको बताना है कि सर 9 फरवरी 2011 से लेकर और 28 फरवरी 2011 तक, तो 9 फेब से लेकर और 28 फेब तक के बीच के अंदर जो भी डेटा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इसको यहीं पर शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है कि जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि में 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि निर्धारित की गई है। 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि को निर्धारित की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ था, और 2001 की जनगणना का कार्य जयंत कुमार बाठिया के कार्यकाल के दौरान किया गया था। 2001 की जनगणना किस पर डिपेंड करती है? तो जयंत कुमार बाठिया के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि अगर हम बात करते हैं, ये डॉक्टर सी चंद्रमौली के ऊपर डिपेंड करती है। हम दोनों ही चीजों के बारे में जान पाएंगे। ये पीडीएफ आपको jeetrana.77 पर मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं, नहीं सॉरी मैं भूल गया था, ये आपको मिलेगी जीत राणा जीएस टेलीग्राम पर। दूसरा आपको यहां देखने को मिलता है जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। कुल जनगणना प्रति व्यक्ति 2001 में, ये हम बात कर चुके हैं, इसके अंतर की जरूरत इतनी नहीं है। आगे हाँ थोड़ी सी पॉइंटर आपको देखने को मिलता है कि सर यहां पर जो थोड़े थोड़े चीजें आपको देखने को मिलेंगे जिसको आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा। जैसे पुरुष कितने थे? टोटल पॉपुलेशन का 51.47% पुरुष है, महिला है 48.53%। अगर हम बात करते हैं नगरीय प्रतिशत 31.10 है, ग्रामीण प्रतिशत जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 68.90 ग्रामीण आपको देखने को मिल जाएंगे। गांव के लोग कितने? गांव के आपको देखने को मिल जाएंगे 68.90। दूसरा 17.70 आपकी दशकीय वृद्धि है, वार्षिक वृद्धि 1.64 है, और 74% है साक्षरता रेट, लिटरेसी रेट है, जो पुरानी साल की तुलना में 8.20% है।
पुराने साल की तुलना में 8.20% है। मैं जिसको टिक कर रहा हूं केवल वही पढ़ना है, ज्यादा आप सोचने का प्रयास ना करें। नेक्स्ट अगला सवाल, अगर हम बात करते हैं पढ़ने लिखने के कुछ प्रमुख आंकड़े, सर 2011 में 82.04% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं, महिलाएं हैं वो 65.46 हैं, और जनघनत्व आपको 382 देखने को मिलता है। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 382 लोग रहते हैं, और यही पहले 325 था। 1 किलोमीटर एरिया का मतलब ये होता है कि अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, वो क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाती है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अभी फिलहाल में दिल्ली में है, दिल्ली में है। अगर मैं बात करता हूं एज यूटी स्टेट की बात करता हूं तो बिहार में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, याद रखना। नोट किया आपने? सर 82.04 मेल पढ़े लिखे हैं। अगर हम बात करते हैं महिला साक्षरता कितनी है, सर 65.46 है, 65.46 है, ठीक है, महिला साक्षरता। ओवरऑल की बात करते हैं, ओवरऑल 74% है। ओवरऑल 2011 के अंदर ओवरऑल साक्षरता कितनी है, ओवरऑल साक्षरता कितनी है, साक्षरता, सर ओवरऑल साक्षरता हमें देखने को मिलती है 74%। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, राइट, नोट करिए। अमित भाई मान जाओ, मान जाओ। आगे हम बात करते हैं अगला डेटा कि जनगणना के अंतर्गत, ये भी आप याद रखना, टोटल लोग कितने थे, 121.04 करोड़, साक्षरता 74.04, जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व 382, और लिंगानुपात जो है वो 543 था। यानी पर 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं हैं। मतलब विवाह में कठिनाइयां क्यों हैं, मतलब अगर आपसे पूछें कि क्यों नहीं हो रही शादी, क्यों नहीं हो रही शादी, क्योंकि जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं नहीं हैं, इसलिए विवाह नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे हमारे यहां एक बात कही जाती है कि बेटी नहीं आएगी तो बहू, बेटी नहीं पैदा होगी तो बहू कहां से आएगी, मतलब ऐसा एक डायलॉग है यार, याद नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं। अच्छा, ये डेटा सीजीएल में पूछा जाता है, बड़ा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दिस इज मोस्ट रिपीटेड है सीजीएल में जी, मोस्ट रिपीटेड है सीजीएल में, और मैं तो ये कहता हूं यूपीएसआई में भी ये बहुत रिपीट होगा। यूपीएसआई जैसे धावकड़ परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जनसंख्या की अगर मैं चर्चा करता हूं 36.10 करोड़ है, यह लगभग 3.5 गुना हो चुकी है। साक्षरता 18 से लेकर 74 हुई है, लगभग 4 गुना हो चुकी है। और जनघनत्व 117 से 382 हो चुका है, लगभग ये भी 3 गुना हो चुका है, ठीक है, 3 गुना से अधिक हो चुका है, 4 गुना से अधिक, और ये लगभग 3.5 गुना। और लिंगानुपात -3 गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक ठाक लेवल पे आपको ये भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। मैं फिर वही बात कहूंगा कि इसको नोट करते चलो, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, ये लीजिए। इसके बाद जो मैं बता चुका हूं कि लैंगिक संरचना के अंतर्गत यह क्या होता है, सर 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स है, इसको लिंगानुपात बोलते हैं। आगे डेफिनेशन ही दी गई है कि सर जनसंख्या का लैंगिक संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करने के लिए लिंगानुपात कहलाता है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, कितनी है, 943 महिलाएं हैं। 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार लिंगानुपात इतना है। 1901 में 972 था, और 1941 तक इसे लगातार कमी आई थी। 1951 में 1 अंक, 1981 में 4 अंक, और 2001 में 6 अंक, और 2011 में 10 अंक की वृद्धि देखी गई है, लेकिन अन्य दशकों में इसमें गिरावट रही है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे, ये जो लिंगानुपात है ये 3 अंक बढ़ा था, 3 अंक घटा था इस बार, 3 अंक घटा था इस बार, ये बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं भारत में लिंग संरचना, भारत में लिंगानुपात की थोड़ी चर्चा की जाती है। हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे यहाँ जेंडर इंडेक्स आप मान लीजिए, या फिर इसको बोलते हैं आपका सेक्स रेशो। कौन सा रेशो, सेक्स रेशो की हम चर्चा कर लेते हैं। सेक्स रेशो की चर्चा यहां पर कर लेते हैं। अब देखो, क्योंकि यार मैं बहुत डेप्थ लेवल पर बीएनएस भी पढ़ाता हूं, तो यहाँ सेक्स का संबंध जो है, यहाँ सेक्स का संबंध किसी लिंग से है, इससे नहीं है, यह कोई क्रिया नहीं है, यह दिस इज नॉट अ वर्ब हियर, एक वर्ब नहीं है, दिस इज बेसिकली एडजेक्टिव हियर, एक एडजेक्टिव है।
ठीक है, मतलब यहां पर यह कोई क्रिया नहीं है बल्कि यह एक विशेषण है। ये एक प्राइम लेवल का जोक था। जो बच्चा इसको क्रैक कर पाया है वाकई में अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा। ठीक है, बट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में समझिएगा कि 1901 में लिंगानुपात 992 था, 2011 में लिंगानुपात 943 है। देखें तो 1901 की तुलना में बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट रही है, बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पर रही है। 2001 के अंदर जो है उसके अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे अच्छी खासी आपकी कमी मतलब अच्छी खासी प्लस आपकी दर्ज की गई, +10 हुआ है। और लेकिन 1951 से कंपैरिजन करते हैं तो केवल आपका -3 हुआ है। पहले दशक के अंतर्गत, पहले दशकों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, पहले दशकों के अंतर्गत अगर इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो यह जो आपका पूरा पोर्शन आपको देखने को मिलता है, यह जो आपको पूरा पोर्शन देखने को मिल रहा है, यह केवल और केवल आपका क्या है, यह केवल और केवल एडिशन है या ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगला पोर्शन। अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है लिंगानुपात, जो सेक्स रेशो मैक्सिमम, मैक्स सेक्स रेशो की चर्चा करते हैं, मैक्स सेक्स रेशो की हम चर्चा करते हैं तो वो कहां पर है सर? मैक्सिमम सेक्स रेशो जो आपको देखने को मिलता है केरल में 1084 है, यानी वहां विवाह होना आसान है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखते हैं कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। इसके बाद है तमिलनाडु, केरला सर, तमिलनाडु सर, आंध्र प्रदेश सर, साउथ इंडिया के ही आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर हुआ न्यूनतम की बात करूं, हरियाणा टॉप पे है जी, हरियाणा 879 है। अगर हम बात करते हैं इंडिया का बेसिक कितना, इंडिया का बेसिक अगर आप बात करोगे इंडिया का है 943, तो ये इससे भी काफी नीचे देखने को मिलता है। कई बार इसका अंतर भी पूछा आपसे जा सकता है कि अंतर इसका कितना हो जाएगा, तो 64 अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। 64 का अंतर है हरियाणा के और इंडिया के लिंगानुपात में, 64 का अंतर भी देखने को मिल जाता है। फटाफट बताइए। याद रखेंगे, वाह जी वाह, क्या बात है सर, मजा आ गया। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट हम बात करते शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश 2011 में देखने को मिलते हैं। पुदुचेरी में आपको देखने को मिलते हैं 1037। अगर टॉप जेंडर गैप वाले, सॉरी टॉप सेक्स रेशियो वाले यूटी की बात करते हो, पुदुचेरी टॉप पे, लक्षद्वीप दूसरे पे है। अगर न्यूनतम की बात करता हूं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्रशासित प्रदेशों की बात करता हूं, न्यूनतम केंद्रशासित प्रदेशों की बात करता हूं, दमन व दीव में 618 का लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा कम है। दादर व नगर हवेली के अंदर 774 है, ये भी कम है। और चंडीगढ़ में मैं बात करता हूं, ये 818 है। यहां याद रखना, दमन व दीव देखने को मिलता है 618 लिंगानुपात है। अगर मैं बात करता हूं शीर्ष जिले, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशो किसी डिस्ट्रिक्ट में माहे का है, और सबसे कम न्यूनतम किसका, दमन का है, जो दमन व दीव के अंदर है 533, और यहां पर 1176। राज्य की बात होती है तो अल्मोड़ा होता है जो उत्तराखंड में है। इन दोनों ही चीजों को याद रखना। और हाँ, एक और बात, अगर उत्तर प्रदेश का होकर आपको उत्तर देना नहीं आता तो प्रदेश छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन लोगों का है जो उत्तर प्रदेश को अलग ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, जैसे कि आगे हम बात करते हैं। लीजिए, 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की हम चर्चा कर लेते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो की चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं कि अरुणाचल में 972 का सेक्स रेशियो रहा है, जो यहां पर आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगा, और सेकंड है आपका मिजोरम। लेकिन लोएस्ट की बात करता हूं तो यहां भी हरियाणा है, 834 है। वहां 879 है या 834 है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, अंडमान निकोबार 968 है, किसमें सर, 0 से 6 ईयर एज में। और न्यूनतम में दिल्ली है 871 में, दिल्ली है 871 में, 0 से 6 ईयर के अंतर्गत, याद रखिएगा। ठीक बात है, आगे हम बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई समस्या होगी, खुल के खेलो, मीटर खींचो। ठीक है, याद रखिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप दिखने में अच्छे किस कारण से, इसके पीछे का कारण है मेरे कर्म अच्छे हैं।
परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्मों के मुकाबले ही अच्छा दिखाया जा सकता है। यह कई बार निर्भर करता है, कई बार निर्भर करता है माता-पिताओं पर, बायोलॉजिकली निर्भर करता है। अगला सवाल, साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता को विकास और मानव जीवन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। भारत में साक्षरता दर पिछले कुछ दशकों से लगातार बढ़ रही है। 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33 थी, जो 2001 तक बढ़ के 64.8 हो गई। काफी हद तक इसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिला है। साक्षरता दर 8.16 की वृद्धि के साथ 74.04 अब यह वर्तमान में हो चुकी है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि साक्षरता दर में 8.16 की वृद्धि के साथ साथ 2001 की तुलना में जो साक्षर जनसंख्या, उसमें 36.15% की वृद्धि भी हुई है। क्या होता है कि भाई पढ़ा लिखा है, क्या इस बात का मतलब क्या है? अगर किसी को यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, मतलब कोई व्यक्ति लिटरेट है, तो उसका मतलब क्या है? यानी 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए यह की जाती है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में सक्षम है, तो उसे साक्षर माना जाएगा। कोई व्यक्ति है, पढ़ने लिखने में सक्षम है, तो उसको हम साक्षर कहेंगे। ठीक है, याद रखना। नहीं, नहीं। अनुपम, मेरी गाड़ी का चालान मत करना। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर तुम मेरी गाड़ी का चालान करना चाहते हो, तो पहले मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो मेरे पास तो अभी गाड़ी ही नहीं है, तो मेरी गाड़ी का चालान तुम कर ही नहीं सकते। याद रखिएगा। साक्षरता में वृद्धि मैं बता चुका हूं। 1951 में केवल 18.33% लोग पढ़े हुए हैं। 2001 में 64.8% लोग पढ़े हुए हैं। 74.04 में आपको देखने को मिल जाएंगे। 2011 में लोग पढ़े हुए हैं। लिटरेट होने का मतलब इतना है कि 7 वर्ष से अधिक हो, वह अपना नाम लिख पाए और समझ पाए। ठीक है, याद रखिएगा। ये है साक्षर होने का काम। 1971 तक साक्षरता का आधार 5 वर्ष था। 1971 से आधार वर्ष आपका 7 वर्ष कर दिया गया है। साक्षरता दर की बात करते हैं, जो आपको देखने को मिलता है वृद्धि, ये छोड़िए, वृद्धि आप छोड़े, क्रम में बात करते हैं। सबसे ज्यादा लिटरेट कौन है? सर 94% के साथ आपको देखने को मिल जाएगा आपका केरल। यहां पे मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, ये करंट अफेयर से रिलेट करके थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, थोड़ा समझिएगा, बुद्धि लगाना है यहां पर। करंट अफेयर से रिलेट करके मैं यहां थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, करंट अफेयर्स से रिलेट करके मैं थोड़ा सा यहां समझाना चाहूंगा। करंट अफेयर्स में आपको एक डेटा देखने को मिलता है कि सर अभी फिलहाल में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने लिटरेसी के लिए क्या रेट रखा हुआ है। जो करंट अफेयर्स में है कि वर्तमान में वर्तमान में लिटरेसी टारगेट क्या है, लिटरेसी टारगेट क्या है भाई? ठीक है, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो हमारा जो लिटरेसी टारगेट है, वो कितना रखा गया है? सर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो लिटरेसी टारगेट रखा गया है, वो कितना है? सर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो लिटरेसी का टारगेट रखा हुआ है, वो वास्तविकता में पता है कितना रखा गया है? जी, कितना रखा गया है? सर वह आपको रखा जाता है कितना? लिटरेसी टारगेट 95%। तो अगर कोई 95% से ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो 100% लिटरेट है। इसी बेसिस पर मिजोरम के अंतर्गत, मिजोरम में क्या हुआ कि मिजोरम में 98.2% हो गया, तो मिजोरम ने खुद को 100%, इसका पूर्ण साक्षर ये हो गया, तो ये पूर्ण साक्षर हो गया। सेम उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सर गोवा भी पूर्ण साक्षर है और त्रिपुरा भी पूर्ण साक्षर है। त्रिपुरा भी पूर्ण साक्षर है। तो फिलहाल में गोवा और त्रिपुरा और मिजोरम पूर्ण साक्षर है। केरल ने अभी रिसेंट में अपने आप को डिजिटल साक्षर के तौर पर घोषित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अगर हम बात करें भारत के शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले प्रदेश की बात करते हैं, यूटी की बात करते हैं, तो लक्षद्वीप सबसे अधिक पढ़ा लिखा का ये है भैया। दूसरे नंबर पे दमन-दीव है। वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा हालत खराब कहां पे है यूटीओ में, तो दादरा एवं नगर हवेली में सबसे ज्यादा हालत खराब है। अगर यहीं पर मैं बात करता हूं, सबसे कम लिटरेसी कहां पर है? सबसे कम लिटरेसी कहां पर सर? हाँ जिया हो बिहार के लाला, बिहार में है। 64.04% आपको लिटरेसी देखने को मिल जाएगी, जो बिहार के अंदर है, जिसको न्यूनतम के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, और कोई परेशानी भी आपको यहां नहीं होनी चाहिए।
नोट कर पाए छात्रों? ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये आपको क्लियर हुआ लक्षद्वीप, ये दादरा नगर हवेली भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि सर 2001 से लेकर 11 तक साक्षरता जनसंख्या में शीर्ष 5 वृद्धि वाले राज्य कौन से, यानी साक्षरता की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साक्षरता की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ी है? तो यहां पर आपको पता लगेगा सर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बढ़ती है वो दादर और नगर हवेली में, यानी यहां पर जो था 119% की बढ़ोतरी हुई है। यानी पहले अगर 100 लोग पढ़े लिखे थे तो आज की डेट में वह 219.46 लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। ये पॉपुलेशन इंक्रीज है। सर बिहार इसमें टॉप पे है, बिहार टॉपर है इसमें, बात को समझना। 74.83% वृद्धि हुई है। मतलब अगर पिछली साल बिहार में, यानी मान के चलिए 2001 के अंदर बिहार के अंदर 100 लोग पढ़े लिखे थे, तो 2011 में बिहार के अंदर 174.83% लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरे नंबर पर अरुणाचल, तीसरे पर झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। कोई समस्या है? नो सर, कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता वाले, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वो भी केरल में 96.1% है। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता, वो भी बिहार में 71.2% बिहार के लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, अगर वो मेल हैं तो। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले टॉप स्टेट्स की, अगर मैं बात करता हूं, वह बिहार ही है। फिर से बिहार के अंदर केवल 51.5% महिलाएं ही वो हैं जो पढ़ी लिखी हैं। तो मैं एक बार जानना चाहूंगा कौन कौन जो बच्चा है क्लास के अंदर कौन कौन जगह से है, तो बिहार ऑन टॉप आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें लोएस्ट लिटरेसी, नॉर्मल हो, ओवरऑल हो, मेल हो, फीमेल हो, तीनों ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो बिहार के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। बट याद रखना, न्यूनतम स्त्री साक्षरता में राजस्थान दूसरे नंबर पे 52.1 के साथ, न्यूनतम में राजस्थान दूसरे पे है 52.1 के साथ, याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंतर भी याद रखेंगे। मुकेश भाई आगे बढ़िए। पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य कौन कौन से, कि सर पुरुष और स्त्री की साक्षरता के अंदर बहुत बड़ा बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो प्रतिशत अंतर 27.1 है। यानी यहां जो मेल लिटरेसी है, मेल लिटरेसी है, और जो फीमेल लिटरेसी है, मेल और फीमेल लिटरेसी की बात करता हूं, तो वह आपकी कितनी है सर? 27.1 है वो आपके, 27.1 है। यहीं अगर मैं बात करता हूं क्रम संख्या के अंतर्गत, सर एक यहां पर देखने को मिल जाएगा मेघालय, प्रतिशत अंतर कितना? 3.1 न्यूनतम है, टॉपर है ये। जितना कम अंतर उतना अच्छा, जितना खराब अंतर उतना ज्यादा। राजस्थान के भी कम बुरे हालत नहीं है महिलाओं को पढ़ाने के चक्कर में। आप यहां खुद देखेंगे और जानेंगे। क्लास को लाइक नहीं करना, मतलब लाइक करना चाहिए, मुझे तो यह लगता है क्लास लाइक होनी चाहिए बराबर। हर्ष महोबा से प्रणाम, प्रणाम को किया जाता है स्वीकार। आजमगढ़ से पंकु है, इनका नाम पंकु है, पंकु। इनके महिला मित्र पंकु ही बोलती है इनको। आगे बढ़िए, देखते हैं देश में उच्चतम साक्षरता वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से। सरचिप मिजोरम बेस्ट पॉपुलर यहां पे है आपका, अगर कहा जाए लिटरेसी रेट 98.7। अगर सबसे ज्यादा बेकार की बात करते हैं तो अलीराजपुर 37.22% है, और बीजापुर छत्तीसगढ़ 41%। दूसरे नंबर पे आइजोल मिजोरम 98.50%। ये पॉपुलेशन आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना, कोई समस्या यहां पर भी नहीं है, कोई समस्या यहां पर भी नहीं है। चर्चा करते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है। जनसंख्या घनत्व 4 प्रकार से हो सकता है, इसको आप रहने देंगे। गणितीय जनसंख्या, कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से विभाजित करके गणितीय जन घनत्व निकाला जाता है। कुल कृषि भूमि से जनसंख्या को विभाजित करके आपका जो है कायिक घनत्व लिखाया जाता है, इसको फिजियोलॉजिकल घनत्व कहा जाता है। कृषि घनत्व में होता है कृषि में लगी जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित किया जाता है, तो आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी आती है। आर्थिक घनत्व का मतलब होता है, इसके अंतर होता है 100 जनसंख्या अपन उत्पादक का सूचकांक। इसका अंदर जो डेंसिटी निकाली जाती है वो निकाली जाती है किसके बेसिस पर निकाली जाती है सर? इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्शन पर। बट इनको छोड़ते चलेंगे। जनगणना वर्ष अनुसार जनसंख्या का वितरण, ठीक है, पर घनत्व व्यक्ति जो था वो 382 आपका हो चुका है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जन घनत्व कम होता जाएगा। बिहार का औसत घनत्व 1106 है जो मैक्सिमम है। यूटी में सबसे ज्यादा है वो दिल्ली का जन घनत्व है जो 11,320 है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर 11,320 लोग रहते हैं। एक ही
आप समझना 1 किलोमीटर के अंदर दिल्ली में जो जनघनत्व है वो कितना है। इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर अगर मैं चर्चा करता हूं तो आपको देखने को मिलता है कि जनघनत्व सर कितना है। जनघनत्व मैक्सिमम है 11,320 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे, तगड़े तरीके से याद रखेंगे। सबसे अधिक जो दशकीय जनगणना वृद्धि है 1961 से 71 के दशक में 24.6% हुई थी, याद रखेंगे। चलो 1991 से 2001 के दशक में 58 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2001 से 11 के दशक में 57 व्यक्ति पर आपके किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। डेंसिटी बढ़ती जा रही है। 3 जनघनत्व वाला राज्य है। बिहार के अंदर जनघनत्व 1106 है, सबसे ज्यादा है। फिर पश्चिम बंगाल 1028। न्यूनतम की बात करूं अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52। जनघनत्व का मतलब वही होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं। 3 जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली टॉप पे है 11,320, दूसरे में चंडीगढ़ है। और न्यूनतम की बात करते हो अंडमान निकोबार सबसे कम है। अच्छा, यहां न्यूनतम की बात करो अरुणाचल प्रदेश है, केवल 17 है। बहुत बहुत कम है ये डेटा। ये डेटा आपको बहुत कम देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये डेटा आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये क्लियर होता हुआ आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले कौन कौन से हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर सर्वाधिक जनघनत्व है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 37,346। बेटा नॉर्थ ईस्ट में ही आता है ये जो जीटीबी नगर है अपना अपना मुखर्जी नगर है, यहीं पे आता है। ठीक है, याद रखना। दूसरा है चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में है, 26,903 जनघनत्व है एक छोटे से शहर का। इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑटोमोबाइल्स की वजह से इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में। पूछा जाता है शेड्यूल कास्ट के बारे में, बहुत बार सवाल बनेगा। एक शेड्यूल कास्ट का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जिसमें आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें यहां बार बार पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में औपचारिक रूप से शेड्यूल कास्ट के बारे में चर्चा की गई है। एक विविध जातीय समूह, वर्तमान में 1108 जातियां शामिल हैं। 81.28% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं जो एससी कैटेगरी से हैं। वर्तमान में 1108 ऐसी कास्ट हैं जो शेड्यूल कास्ट के अंदर दर्जा प्राप्त है। अगर हम बात करते हैं इन कास्टों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी दशक की वृद्धि के बारे में इतना जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं डेटा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं डेटा। ओके, चलो शीर्ष 3 अनुसूचित जाति जनगणना वाले राज्य, यहां पे से डेटा शुरू होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना सबके सब। सर अगर शेड्यूल कास्ट की मैं बात करूं सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में है सर। यूपी में 4 लाख मतलब 4,13,57,608, यानी 4 करोड़ से ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग यूपी में हैं। दूसरे पे वेस्ट बंगाल है 2 करोड़ से ज्यादा। प्रतिशत की वृद्धि से मैं देखता हूं पंजाब के अंदर 31.9% लोग शेड्यूल कास्ट से हैं, जबकि 25.2% हिमाचल में है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट की चर्चा की जा रही है, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अनुपम, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दबदबा बना रहे। आगे हम बात करते हैं, ये रहा अगला न्यूनतम 3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य जिसमें सबसे कम है। देखो मिजोरम के अंदर केवल 1218 लोग हैं। मिजोरम के अंदर केवल 1218 लोग हैं जो सबसे लोएस्ट हैं। ठीक है, चलिए एनएससी, एनएससी का मतलब क्या है कि यहां शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, ना नागालैंड में ना अरुणाचल में। अगर न्यूनतम 80% वाले राज्यों की हम बात करते हैं, न्यूनतम 80% वाले राज्यों की बात करते हैं तो सर मिजोरम में है 80%, 0.1% है। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखना, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखेंगे आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, क्लास के अंदर एक दीदी है सोनाली दीदी, क्लास के अंदर कमेंट करनी है कि सर आपका इंस्टाग्राम दे दीजिए। दीदी मैं आपको बताऊं सोनाली दीदी, मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है jitrana.77। तो दीदी अगर आपको कोई भी डाउट है आप वहां कमेंट कर सकती हैं। इवन आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकती हैं। आपको जवाब देने के लिए क्लास के अंदर जितने भी लोग आप देख रही हैं सब दरोगा लेवल के आदमी हैं, या आपको कोई भी जवाब दे देगा। क्लास के अंदर जो महिलाएं हैं वो भी दरोगा बनने की क्षमता रखती हैं, तो आप उनसे पूछ लेना।
ठीक है, क्योंकि आप हमारी दीदी हैं, इसलिए ये सब पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको ये जवाब देते। आगे हम बात करते हैं, अगर आप देख पाए प्रथम मिजोरम है, 1218 संख्या है। सर इसको मिनिमम क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहां ऐसी है ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, अनुसूचित जातियों के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में मैं चर्चा करता हूं। अब शेड्यूल ट्राइब के बारे में ग्राफ के थ्रू ही हम समझते हैं, यह डेटा है नोट करने के लिए। ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो एमपी में है, सबसे ज्यादा एमपी में परसेंटेज के बेसिस पर, लक्षद्वीप में परसेंटेज के बेसिस पर एसटी है 94.4%, जो आपको देखने को मिल जाएंगे मिजोरम में। कहा? मिजोरम में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर समझना, एक और चीज आई थी, एनटीपीसी ग्रेजुएट के पेपर में आया, ग्रेजुएट के पेपर में आया, और मात्र 1.13% छात्रों ने इसका सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। अगर हम बात करते हैं सेक्स रेशियो ऑफ एसटी, सबसे ज्यादा कहां पर है? सेक्स रेशियो ऑफ एसटी सबसे ज्यादा कहां पर है? सेक्स रेशियो ऑफ एसटी मैक्सिमम कहां पर है? मैक्सिमम कहां पर है बताऊं? एसटी सेक्स रेशियो मैक्सिमम कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा? ठीक है, चलिए फटाफट बताएं यह आपको कहां देखने को मिल जाएगा? चर्चा की हम विषय की बात करते हैं कि सेक्स रेशियो ऑफ एसटी मैक्सिमम आपको कहां देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में चर्चा कीजिए। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, तो सर एसटी का मैक्सिमम डेटा आपको जो देखने को मिलता है वो भी सेक्स रेशियो के तौर पर वो गोवा में देखने को मिलता है। केवल 1.1% सही जवाब इसका दे पाए थे, एनटीपीसी ग्रेजुएट पे आया था ये। करेक्ट आंसर इसका गोवा, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, ठीक है। देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संयुक्त प्रतिशतता 25.2% है। कुल जनसंख्या में एससी का योगदान 16.6 है और एसटी का योगदान 8.6 है। तो एससी और एसटी का परसेंटेज बेसिस भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पाए। आगे हम देखते हैं इसके बाद, धर्माधारित जनगणना, रिलीजियस बेस्ड सेंसस। अगर हम बात करें धर्म आधारित जनगणना जो है, यह आपको 2011 में देखने को मिली है कि किस धर्म के लोग कहां ज्यादा हैं। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना कि सर ये एक ही आप ग्राफ याद कर लीजिए, बस आपका खेल सेट हो जाएगा। हिंदू 96.63% 2011 में देखने को मिल जाएंगे, 96 करोड़ हिंदू हैं, मुस्लिम है 17 करोड़, ईसाई हैं 2 करोड़, सिख हैं 2 करोड़, 84,000 आपको देखने को मिल जाएंगे, 84 लाख बुद्ध हैं और 45 लाख आपके जैन हैं, अन्य धर्म 79 है, और जो अथीस्ट है वो 29 है। परसेंटेज की बात करूं तो 79.8% हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं 14.2%। दशकीय वृद्धि देखोगे तो तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। करेक्ट आंसर की बात बताऊं, दशकीय वृद्धि आप देखिए 16% होती है जो है हिंदूज की, और यहां मुस्लिम्स की जो डिकैडिकल साइज है जो बढ़ता जा रहा है वो होता है 24.6%। जो मैक्सिमम है दशकीय वृद्धि किसी भी अगर धर्म के अंदर बात करते हैं, वो मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगी। क्या? मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगी, दशकीय वृद्धि मुस्लिम्स की मैक्सिमम है। आगे हम बात करते हैं धर्म, जैन 94.9% साक्षर है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जैन होते हैं, ठीक है। उससे अधिक उसके साथ फिर आते हैं ईसाई, फिर बौद्ध, फिर सिख, फिर हिंदू। 73.3% हिंदू पढ़े लिखे होते हैं, मुस्लिम सबसे कम पढ़े लिखे हैं धर्म आधारित अगर सेंसस की बात करते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, 95.63% हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपके हिंदू पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू कहां है? हिमाचल में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा हिंदू कहां है? दादर और नगर हवेली में 93.93%। अगर हम न्यूनतम हिंदू जनगणना देखते हैं तो मिजोरम में 2% हिंदू हैं, खाली 2.75%। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, परसेंटेज बेसिस पर, पॉपुलेशन बेसिस पर यूपी में है। पॉपुलेशन बेसिस पर कहां है? पॉपुलेशन बेसिस पर है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। पॉपुलेशन में यूपी के अंदर मैक्सिमम है, ठीक है। और बात करते हैं मुस्लिम जनसंख्या के न्यूनतम है, मुस्लिम जनसंख्या मिजोरम में न्यूनतम है, केवल 1.3% जो है आपको मुस्लिम है। हिंदू भी मिजोरम में ही कम है, मुस्लिम भी मिजोरम में ही कम है, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन बहुलता है, क्रिश्चियन मेजोरिटी है यहाँ पर। ईसाई जो है नागालैंड में 87.93 है, मिजोरम में 87.16 है। सबसे कम ईसाई है बिहार में। अब देखो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, बिहार के अंदर क्रिश्चियन कैसे ही रह सकते हैं? क्रिश्चियन की जो लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश, तो बिहार में कैसे रखेंगे? और कैसन बानी, मजा आवत रहा कि नहीं? अब
यार क्रिश्चियन कैसे बोलेंगे इसको? अगर बिहार में रहना है तो ऐसे तो बोलना पड़ेगा। तो कहेंगे हाउ क्रिश्चियन बानी, मजा आ रहा कि नहीं? वो कैसे ही ऐसे बोल पाएंगे? मूड खराब हो जाएगा उनका। तो अब याद रखना, बिहार में आपसे बिहार में लोएस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। देन आपका राजस्थान है, राजस्थान के अंदर भी लोएस्ट आपको परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो बिहार के अंतर्गत, बिहार के बाद आपको राजस्थान देखने को मिलता है, वहां पर भी लोएस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? जी सर। नेक्स्ट अगला, भारत में 3 सिख राज्य, पंजाब में सबसे ज्यादा सिख हैं। और धर्मानुसार जनसंख्या की दशा की वृद्धि हम देखते हैं। हिंदुओं की कितनी है सर? 16% है। मुस्लिम्स की 24.65% है, जो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो बुद्ध है वो सिक्किम में है 27%। सबसे ज्यादा जो जैन है महाराष्ट्र में 1.25%। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम परिणाम 2011 की जनगणना में जारी हुए थे, अभी रिसेंट में वे जारी हुए भी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यह सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चंस का शुरू कर लेते हैं। यह आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चंस का शुरू कर लेते हैं। कुछ और डेटा भी इसमें दिया गया है, बट कोई नहीं, यह आप याद रख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी परिवार नियोजन का प्रयास किया था। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जो प्रयास किया गया, ये भी याद रखना, ये थोड़ा सवाल बने हैं, इसको एक बार देखो। ये देख लो, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो प्रयास है, एफर्ट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, 1952 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। 1966 में गर्भ निरोधक सेवाओं की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज भी शुरू की गई थी। जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य के साथ 1983 में भारत का पहला गैर सरकारी विधेयक संसद में पेश भी किया गया था। और 2000 में भारत में राष्ट्रीय जनगणना नीति भी लागू की गई थी। राष्ट्रीय जनगणना नीति भी लागू की गई थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं नहीं, एक बार ये बता दीजिए। देखो, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक बार मुझे बता दीजिए कि क्वेश्चन आपको ठीक से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं भाई? साफ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? यार अगर नहीं दिख रहे तो इसमें देखो यार, अब दिख रहा है क्या? अब तो दिख रहा होगा, बहस मत करना वरना आप फिर तुम पिटोगे। देखो, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, फिर उस हिसाब से आपको आंसर भी देना है। क्वेश्चन आपके सामने, बात कर लेते हैं। पहला है कि जनगणना 2011 भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। सर 15वीं थी टोटल, क्योंकि आपकी स्टार्ट होती है 1872 में, देन होती है वो 81 के अंदर। 1881 के अंतर्गत आपको देन देखने को मिलती है। उस बेसिस पर बात करें तो 15वीं थी। ठीक है, 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि भैया कथन जनगणना 2011 जो आपको देखने को मिलती है, भारत में कुल जनसंख्या 121.8 करोड़ दर्ज की गई है। और कथन 3 है, जनगणना 2011 में वृद्धि दर 21.54% था। देखो, जो वृद्धि दर था, दशकीय वृद्धि दर, तीसरा इसमें स्टेटमेंट गलत है। जो डिकेडिकल राइज था वो 17.7% था। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, कथन 3 सही नहीं है। पहला और दूसरा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, और कोई स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बताइए, निम्नलिखित को उनकी साक्षरता दर के साथ मिलाइए। निम्नलिखित को उनकी साक्षरता दर के साथ मिलाइए। इस क्वेश्चन को आप साक्षरता दर के साथ मिलान कर दीजिए। देखो, केरल की जो जनसंख्या, जो पढ़े लिखे लोग हैं केरल में कितने हैं, लिटरेसी रेट, सर बिहार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कितना, 63.82 बिहार में है। राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा, सर सिंपल सी बात है, बिहार में सबसे कम होगा, बी का बी है, बी का बी 2 में है, ये कट जाएंगे। केरल में सबसे ज्यादा है, तो 93.91 केरल में है, तो ए का 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। 1 2 3 4 आपको देखने को मिल जाएगा। 1 2 3 4, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4।
कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। आगे बात करें, लीजिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 877 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति हजार पुरुष था। तो इसमें करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। आपको जिंदा करेक्ट आंसर चीख चीख के आपसे कह रहा है कि मैं हूं करेक्ट। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में चर्चा करिए। लोगों को लगेगा कि सर ये तो सही है, बट पॉइंट क्या है बच्चे इसके अंतर्गत कि पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है कि 877 नहीं था, 879 था। गलत स्टेटमेंट है। केरल में 1084 था, ये 943 ही था। दूसरा और तीसरा ही इसमें सही होगा, तीनों इसमें सही नहीं हो सकते। अबे ऑल कैसे करेक्ट हो जाएगा? 879 था यार। पंकु बेटू, दूसरा और तीसरा ही तो होगा इसमें। मेरी समझ से बाहर है, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? भाई बी आंसर है इसमें। चौथा इसमें सवाल बताइए कि पहली जनगणना के संदर्भ में सवाल पूछा गया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करो और बताओ कि भैया भारत में पहली जनगणना के संदर्भ में सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा बताते चलिए कि पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन 1872 इन मेयोज टेन्योर। अच्छा। दूसरा है 1881 में रिपन के शासनकाल में यह समकालिक हुई, यानी सिंक्रोनस हो गई कि हर हमेशा होगी। हेनरी वोल्टन ने भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है क्योंकि इसी ने पहली बार ढाका की जनगणना करी थी। उपरोक्त में से जो कितने कथन हैं जो आपको सही देखने को मिल रहा है और कितने कथन हैं जो आपको गलत देखने को मिल रहा है, फटाफट बताओ। करेक्ट लेवल पे हम बात करते हैं। देखो बात को समझिए, आपको देखने को मिल रहा है कि पहली जनगणना 1872 में ये मियो ने कराई थी, क्योंकि मुझे जहां तक याद है। फिर वही बात, अबे यार 1872 में मियो नहीं था, लिटन था भाई, है ना? बहुत बढ़िया, अद्भुत। इसी को कहा जाता है, माहौल को पूरा एक तरीके से देखा जाए तो सिस्टम को पूरे को ही हैंग कर देना, सिस्टम को पहले को ही हैंग कर देना। अबे करेक्ट आंसर है मियो। करेक्ट आंसर मियो ही है भाई। तीनों ही हैं, सभी तीनों इसमें सही हैं। मियो ही ने शुरू करी थी, लिटन ने नहीं करी थी। मियो के द्वारा ही इसको शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से आपका सही क्या आपको देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बताइए। निम्नलिखित में से क्या सही आपको देखने को मिल रहा है, फटाफट बताओ। बात करते हैं सर, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 972 था, करेक्ट है। हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात 834 था, करेक्ट है। राष्ट्रीय बाल लिंगानुपात 918 था, जो 2001 के 927 से कम था, ये भी करेक्ट था। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्योंकि दो करेक्ट हो गए तो फिर हमें डी के साथ ही जाना पड़ेगा, दो करेक्ट हो गए फिर हमें डी के साथ ही जाना पड़ेगा, फिर हम सी के साथ नहीं जा सकते, याद रखिए। अगला सवाल, जनगणना 2001 के अगर हम बात 2011 में जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, विचार करिए। भारत का औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, 382, अच्छा ठीक है। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 है। अरुणाचल में जो जन घनत्व है वो न्यूनतम है, उसके बारे में बताइए। कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट आपका सही है, फटाफट। ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, सारे सही हो जाएंगे। सातवां, कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक साक्षरता दर 93.91, न्यूनतम बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यह आपका पूछा है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, महाराष्ट्र नहीं है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम सही है, यूपी है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल 8वें नंबर का, जनगणना 2011 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कथन है, जनसंख्या 2011 में पहली बार ट्रांसजेंडर की गणना की गई थी। ट्रांसजेंडर की आधिकारिक संख्या लगभग 4.9 लाख थी। सही विकल्प का चयन करना है, आपको सही विकल्प का चयन करना है, इसके बारे में बताइए।
ट्रांसजेंडर समुदाय की कैलकुलेशन कब से शुरू हुई है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय का एक बड़ा विशेष मंदिर देखने को मिलता है, जिस मंदिर का नाम आपको देखने को मिलता है बहुचारा टेम्पल ऑफ गुजरात। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय की जनगणना हुई थी, जो लगभग 5 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि आपके किन्नर हैं, या कह सकते हैं आप जो कि आपके ट्रांसजेंडर हैं। अगला सवाल 9वां, निम्नलिखित में से कौन से युग में जनगणना 2011 के अनुसार सम्मिलित नहीं है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सुलेक्षिप मिजोरम सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है कोरापुट उड़ीसा। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है ठाणे महाराष्ट्र है, या उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत सही है? सर्वोक्त उपयुक्त सारे के सारे इसके अंतर्गत सही देखने को मिल जाएंगे, फटाफट बताइए। तो सारे सही हैं, सारे के सारे आपको सही देखने को मिल जाएंगे, फिर से सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में महिला साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केरल में महिला साक्षरता 91.98 है, राजस्थान में महिला साक्षरता 52.66 है। ठीक है भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय महिला साक्षरता 65.46 थी। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सभी तीनों आर करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, देखो क्वालिटी लो होने की वजह से मैं नई फाइल इंसर्ट कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा 5 सेकंड का टाइम देना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए, बोर्ड पर पीडीएफ को लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आपको मेरी बातों को भी समझना चाहिए, जितनी जरूरी तरीके से मैं आपकी बातें बताता हूं उसी प्रकार से आपको बातों को समझना चाहिए। और देखिए, अब और कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है भाई। स्कैन हो गया बेटा, पासवर्ड था इस वजह से मुझे ऐसे करना पड़ा है, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, अद्भुत। चलिए, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूं यहां पर। चलिए, कमेंट लगा दीजिए एक बार। सर, तुझे मिलने को दिल करता है ओरे सजना, ऐसा देवशीन का कहना है। देवशीन कब से मारने लगी भाई तुम में, लग रहा है दिन हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया शेयर इन द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था। अब लेवल देखिए सवालों का, सवाल कुछ अच्छे स्तर पे आ रहे हैं। इंडिया का जो टोटल था वो था 17.5, मैक्सिमम चाइना का था, चाइना 19.5% था, लेकिन हम चाइना के भी सिस्टम से आगे पहुंच जाएंगे, 21% पॉपुलेशन में हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी इस बार से। आगे हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक मानी गई है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी आपका कौन सा माना गया है जिसको सबसे ज्यादा आप पॉपुलेटेड करेंगे, इसके बारे में बताइए। सर, दिल्ली राजधानी है, राजधानी है, लेकिन दिल्ली सबसे ज्यादा पॉपुलस भी तो है।
दिल्ली सबसे ज्यादा पॉपुलस भी तो हो जाएगी भाई, याद रखिएगा, दिल्ली सबसे ज्यादा पॉपुलस भी है, ठीक है, याद रखो। आगे हम बात करते हैं, दिल्ली होगा इसका आंसर। आगे है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक निक्षेप, यानी सबसे ज्यादा गांव में, एब्सोल्यूट नंबर, नॉट इन परसेंटेज, एब्सोल्यूट नंबर में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 30.72% वन क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में से नगरीय का स्तर प्रतिशत क्या था? 31.15% जो लोग थे वो नगरीय देखने को मिल रहे थे, अर्बन देखने को मिल रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुगल काल में जनगणना के आंकड़ों का वर्णन करती है? ठीक है, कमेंटों का एक बार साइज बढ़ाना। अगर हम बात करते हैं कि यहां कौन सी पुस्तक है, सर यह आईने अकबरी है, जिसको अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया है। अबुल रहीम खान ने कहा ना, बाबरनामा लिखते हैं। हुमायूं को हाँ, ये जो किताब है हुमायूं के द्वारा जो लिखी गई है, इस किताब का नाम क्या है? सर हुमायूं के द्वारा लिखी हुई इस किताब, हुमायूं नामा जो है, यह गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल हमें देखने को मिल रहा है, ये आधुनिक विधि का उपयोग करके जनगणना सबसे पहले किस देश में आयोजित की गई थी? 1749 में स्वीडन के अंदर आयोजित की गई थी सर जी। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की जनगणना नीति को जारी रखते हुए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किस शहर में जनगणना की गई थी? इलाहाबाद और बनारस दोनों जगह की गई थी। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना सर ढाका की होती है, जिसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर इसको हेनरी वॉल्टर के द्वारा शुरू किया गया था, हेनरी वॉल्टर मॉर्गन के द्वारा शुरू किया गया था। इसी वजह से वो व्यक्ति वो देखने को मिलता है जिसको भारत की अंतर्गत जनगणना का जनक भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है, भारत में पहली जनगणना निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय के द्वारा शुरू की गई थी? म्यो ने इसको शुरू किया था, लेकिन रिपन वो था जिसने इसको आपका सिंक्रोनाइज कर दिया है। सिंक्रोनाइज्ड जो किया गया है, याद रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, याद रखना। अगला है भैया, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के दौरान जनगणना आयुक्त आपके कौन थे? सर आर ए गोपालास्वामी और एमडब्ल्यू यत्स दोनों ही थे। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया स्टिल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग? 50% लोग आज भी कुकिंग में आपकी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, इसमें याद रखेंगे, दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ओके भाई, बहुत सही, बहुत सही। आगे हम बात करेंगे, स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का आदेश क्या है? आदेश का मतलब है ऑर्डर कौन सा है? सर स्वतंत्र भारत में 7वीं है, ओवरऑल 15वीं है, 21वीं शताब्दी की दूसरी है, 21st की दूसरी है 2011 की, ठीक बात है, ओके सर। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए। नहीं नहीं अनुपम सैनी ऐसा मत करना भाई, ये चीज सही नहीं होती मेरे हिसाब से। जनगणना भारत के संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? सर ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। आगे है कि भाई बताएं जरा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 100 बालिकाओं में से बालकों पर संख्या सर्वाधिक है? अरुणाचल के अंदर आपको देखने को मिलता था मैक्सिमम। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना से संबंधित पहला अधिनियम किस वर्ष आया? जो पहला सेंसस एक्ट आपको देखने को मिलता है, वह आपको कहां देखने को मिलता है? तो सेंसस एक्ट 1948 में पहली बार आया था। सेंसस एक्ट पहली बार कब आया? 1948 में आया। अब अच्छे अच्छे 5 सवाल करते हैं। पहला सवाल, जनगणना भारतीय संसद के किस मंत्रालय के अधीन है? सर ये होम मिनिस्ट्री के अधीन है। भारत में 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के सर वह चंद्रमौली थे। और 2021 की जनगणना के कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय वृद्धि आपको कितनी देखने को मिली है? सर 17.70% इंक्रीज है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं 18.18, आपकी आपकी परसेंटेज में नहीं, नंबर में इतना गेन है। परसेंटेज का गेन कितना है? 17.70। इस राज्य की जनसंख्या में वृद्धि सबसे तेज हुई है, विच स्टेट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सबसे तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो किसकी बढ़ी है बताइए? हाईएस्ट जो फ्लो आपको देखने को मिला है, सबसे तेज पॉपुलेशन किसकी बढ़ रही है? केरला की मिनिमम है, दादर नगर हवेली यूटी है, नागालैंड की माइनस में 0.58 है, मेघालय इज द आंसर। मेघालय की पॉपुलेशन सबसे तेज बढ़ रही है डिकैडिकल बेसिस पर। जनगणना 2011 के अनुसार जिलों की कुल संख्या कितनी है? डिस्ट्रिक्ट्स कितने? 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बच्चे।
2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.10 है। ग्रामीण है 68.90। ग्रामीण है, ग्रामीण। याद रखेंगे? बहुत बढ़िया। अगला है, जनगणना में महिला साक्षरता दर कितनी है? सर महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46 महिला साक्षरता है। ये कितनी ओवरऑल है? ओवरऑल है। और ये 82.04 कितनी है? सर ये मेल्स की है। और 64.80 सर ये बिहार की लिटरेसी है। यदि हम 2011 की जनगणना के आंकड़े की तुलना 1951 की जनगणना से करते हैं तो भारत में साक्षरता में कितनी गुना वृद्धि हुई है? 18 चौक 72, लगभग 4 गुना के आसपास वृद्धि हुई है। जो पिक्स दशक की जनगणना में आप बताइए, इन विच डिकेड सेंसस सेक्स रेशो वाज हाईएस्ट? किस किस दशक की जनगणना में लिंगानुपात सर्वाधिक था? लिंगानुपात मैक्सिमम कहां था? सेक्स रेशो सबसे ज्यादा हायर कब थी? सर 1901 में आपको देखने को मिल जाएगी हायर। ठीक है, याद रखना। और आपके घर के लिए भी क्वेश्चंस को रखा गया है ताकि आप आसानी से आंसर कर पाए। थोड़े से क्वेश्चन घर के लिए भी दिए गए हैं, तो उनको भी जरूर करके आना। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऑप्शंस भी दिए हूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ाई है, थ्योरी भी पढ़ लोगे तो आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप बताइएगा, नवीनतम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा अधिक है? किस लिंगानुपात सबसे ज्यादा अधिक किसका? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा अच्छा काम किया जाए, और भी अच्छा काम किया जाए, क्लास को और भी आगे बढ़ाया जाए। आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक बात और, मेरा ना एक पर्सनल मन था। बच्चे देखना कितने लाइव हैं एक बार। ओके, 179। देखो 179 बच्चे लाइव हैं। पहली बात तो ये कि शाम को आपको मॉक तो चलेगा ही, बट इस क्लास के नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना भाई, क्या आप मुझसे एनसीईआरटी कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं? अगर पढ़ना चाहते हो तो जरूर बता दो। मैं कंप्लीट एनसीईआरटी जीके जीएस पढ़ाने के मूड में हूं, चारों सब्जेक्ट। ठीक है, पढ़ना चाहते हो तो टाइमिंग